नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएचएससी एडीवी 51 जी के प्रिपरेशन के अंतर्गत जो टॉपिक है हमारा वो है इकाई 2 के अंतर्गत सब टॉपिक 2 शोध, तात्पर्य और प्रणाली। इससे संबंधित पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है जो कि हमारे प्रीवियस ईयर नोट से संबंधित है। आप लोगों ने ऑलरेडी इस वीडियो को देख लिया होगा और इस वीडियो में पार्ट 2 में हम ऐसे अन्य फैक्ट्स की बात करेंगे जिनको किसी कारणवश जो है पार्ट 1 में हम शामिल नहीं कर पाए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक शोध क्या होता है। तो जैसा नाम से ही क्लियर है, समाज से आधारित शोध, सामाजिक शोध। तो हम कह सकते हैं कि जो भी सामाजिक घटनाएं हैं या जो प्रचलित सिद्धांत हैं उनसे संबंधित अगर हमें किसी भी नवीन ज्ञान, किसी भी तरह के नवीनतम ज्ञान की प्राप्ति करना है, उसके लिए जो भी विधि हम प्रयोग में लाते हैं उसे ही सामाजिक शोध कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो वह क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन विधि जिसके आधार पर सामाजिक घटनाओं से संबंधित नवीन ज्ञान प्राप्त किया जाए या पहले से जो उपस्थित ज्ञान है उसी को आपको और बढ़ाना हो या उसमें कुछ संशोधन करना हो या साथ ही साथ जो विभिन्न घटनाएं हैं उनके पारस्परिक संबंधों और उपलब्ध सिद्धांतों की पुनः समीक्षा करनी हो, तो उसके लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे हम सामाजिक शोध के नाम से जानते हैं। सामाजिक शोध से संबंधित कुछ जो विचारक हैं उनकी परिभाषाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा है सी ए मोजर की। सी ए मोजर के अनुसार सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के संबंध में नए ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित अन्वेषण को ही सामाजिक शोध कहा जाता है। इसी प्रकार बोगार्ट्स के अनुसार एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक शोध कहलाता है। हिटने ने बताया था कि समाजशास्त्र अनुसंधान में मानव समूह के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब एक नज़र डाल लेते हैं कि शोध का आखिरकार महत्व क्या है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको देखने के बाद शोध का महत्व बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है, जो शोध है उसके द्वारा मनुष्य के ज्ञान का विस्तार होता है। शोध पूर्वाग्रहों के निदान और निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात शोध के द्वारा जो भी हमारा पहले की जो हमने हाइपोथेसिस बना रखी है, जो हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं उनकी सत्यता की जांच हम कर सकते हैं शोध के द्वारा। शोध समाज की समस्याओं को हल करने का रास्ता भी प्रदान करता है। यानी किसी भी प्रकार की अगर सामाजिक समस्या है तो उसके निदान में शोध एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि शोध के बिना जो ज्ञान और विकास में वृद्धि संभव नहीं है। शोध में तार्किक और समीक्षा की दृष्टि प्राप्त होती है। शोध बदल रही परिस्थितियों में तथ्यों की व्याख्या और पुनर्व्याख्या करना सिखलाता है। तो ये शोध का महत्वपूर्ण पॉइंट से क्लियर हो जाता है। अब कुशल अनुसंधानकर्ता के क्या गुण हो सकते हैं। जो एक अच्छा रिसर्चर होगा उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने रिसर्च कर रखी होगी और जो लोगों ने अभी रिसर्च नहीं किया है, पीएचडी में अप्लाई नहीं किया है, तो अगर आप भी कभी रिसर्च वर्क करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि ये क्वालिटी आपको ज़रूर देख लेनी चाहिए। ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो कुशल अनुसंधानकर्ता के विषय, जो कुशल अनुसंधानकर्ता होता है उसमें विषय संबंधित मानसिक योग्यता के साथ ही साथ परिपक्वता का होना भी अनिवार्य होता है। कुशल अनुसंधानकर्ता को कठोर परिश्रमी होने के साथ ही साथ धैर्यवान भी होना चाहिए, विषयानुरागी भी होना चाहिए और अध्यवसायी भी होना चाहिए। अर्थात पेशेंस होना चाहिए पीएचडी के वर्क में, रिसर्च वर्क में, और अपने सब्जेक्ट से काफ़ी लगाव होना चाहिए और रिसर्चर को स्टडी का जो है शौक भी होना चाहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, कुशल अनुसंधानकर्ता में बौद्धिक और साहित्यिक जो गुण हैं वो भी उपस्थित होने चाहिए। अनुसंधानकर्ता में उच्च स्तर की चिंतन शक्ति भी होनी चाहिए, चिंतन मनन करने की शक्ति उपलब्ध होनी चाहिए। कुशल अनुसंधानकर्ता की प्रस्तुति काफ़ी रोचक होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए। यानी आप जो भी अपने फैक्ट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से हो, यानी टू द पॉइंट हो, स्टेप टू स्टेप उसमें इन्वॉल्व हो और काफ़ी आकर्षक होनी चाहिए। यानी अगर आपको कोई रिसर्च वर्क पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आए। अंतिम निष्कर्ष को प्रस्तुत करने से पूर्व उसकी सत्यता की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए एक रिसर्चर को। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप दे रहे हैं, कुछ भी आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो वो उसकी सत्यता क्या है उसको कई बार आपको चेक अवश्य कर लेना चाहिए अच्छे तरीके से। एक कुशल अनुसंधानकर्ता स्पष्ट, सत्यवक्ता और आलोचक होने के साथ ही साथ गलत विचारों का खंडन करने में भी निर्भीक होना चाहिए। यानी अगर कोई गलत विचार है तो बिना किसी भेदभाव के आप उसका जो है खंडन भी करने में सक्षम हो। आपके अंदर किसी तरीके का डर नहीं होना चाहिए। वह तथ्यों की खोज, उनके निरूपण और भ्रांतियों के निवारण में दक्ष होना चाहिए। यानी और अंत में जो पॉइंट है वह है कि अनुसंधानकालीन समाज और उसकी आवश्यकताओं को ठीक तरह से समझने में सक्षम होना चाहिए जो कुशल अनुसंधान करता है। तो ये कुछ पॉइंट है, कुछ अन्य भी पॉइंट हो सकते हैं
जो प्रमुख पॉइंट है उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। अब हम देखते हैं कि तुलनात्मक शोध क्या होता है। ठीक है, तो तुलनात्मक शोध जैसा नाम से क्लियर है कि अगर किन्हीं दो घटनाओं, कालों, वस्तुएं या परिवेश इत्यादि का आपको तुलना करना है, ठीक है, फैक्ट्स को जानना चाहते हैं, वहाँ पे तुलनात्मक शोध होगा। तो परिभाषा देख लेते हैं क्या है। जब किन्हीं दो प्रकार की वस्तुओं, घटनाओं, कालों, परिवेश इत्यादि को स्वतंत्र आधार प्रदान कर उनका समानांतर अध्ययन यानी एक साथ अध्ययन किया जाए और विश्लेषण किया जाए तो इसे तुलनात्मक शोध कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो तुलनात्मक शोध जो है सामाजिक विज्ञान की वह प्राचीनतम शोध पद्धति है, यानी काफ़ी प्राचीन शोध पद्धति है तुलनात्मक शोध, जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों और संस्कृतियों में तुलना करना होता है। तो काफ़ी प्राचीन समय से प्रचलित है। अब हम देख लेते हैं कुछ जो प्रमुख शोध हैं उनके बीच में अंतर। तो हालांकि ये शोध के प्रकार जो प्रीवियस ईयर नोट्स हैं उसमें ऑलरेडी दिए गए हैं, पिछले वीडियो में भी है। यहाँ पर कुछ प्रमुख अंतर हम ले रहे हैं, यानी जो कुछ प्रमुख रिसर्च हैं उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मूलभूत शोध यानी जिसको बेसिक रिसर्च कहते हैं, और दूसरा व्यवहार मूलक शोध यानी अप्लाइड रिसर्च में क्या अंतर है। तो मूलभूत शोध का उद्देश्य वैज्ञानिक ज्ञान के वर्तमान आधार का विस्तार करना होता है, जबकि व्यवहार मूलक शोध विशिष्ट व्यवहारिक समस्याओं को हल करने या कुछ प्रश्नों को उत्तर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वास्तव में देखिए जो मूलभूत शोध होता है वो वहाँ पर किया जाता है, यानी जो बेसिक है, जिसके विषय में कोई आपको जानकारी नहीं है। जैसे कि न्यूटन्स का नियम हम देख लें, आप सब लोग जानते हैं कि जो न्यूटन ने नियम दिए थे उनको उन्होंने खोज की, काफ़ी गहनतम शोध किया, तब जाके वो अपने नियम दे पाए थे। तो इस तरह के जो कोई भी शोध जो होगा जब वो पहली बार किया जाएगा, ठीक है, तो मूलतः वह मूलभूत शोध के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जबकि जो अप्लाइड रिसर्च होता है वो या व्यवहार मूलक शोध होता है वह विशिष्ट व्यवहारिक समस्याओं को हल करने या कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दूसरा अंतर है मूलभूत जो शोध है जहाँ प्रकृति से सैद्धांतिक होता है, यानी इसमें सिद्धांत निकल के सामने आते हैं। वहीं जो अप्लाइड रिसर्च है उसकी प्रकृति व्यवहारिक होती है। अन्य अंतर है मूलभूत शोध की उपयोगिता सार्वभौमिक होती है, यानी यूनिवर्सल रूप पर जो मूलभूत रिसर्च की फाइंडिंग होगी, ठीक है, वो सार्वभौमिक होगी। ठीक है, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी होगी उसमें। जबकि व्यवहार मूलक शोध की उपयोगिता सीमित होगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया के लिए किया गया शोध होगा और वहीं पर जो है ये जो व्यवहार मूलक शोध है कार्यरत होगा। सपोज दैट किसी फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारी हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में और उनकी समस्याओं का समाधान जानने के लिए जो शोध किया जा रहा है तो स्वाभाविक है वो वहीं पर अप्लाई हो पाएगा। ठीक है, अन्य किसी एरिया या फैक्ट्री में हो सकता है कि वो शोध जो है अप्लाई ना हो। मूलभूत शोध का उद्देश्य वैज्ञानिक ज्ञान और भविष्यवाणियों का विकास करना होता है, जबकि अप्लाइड रिसर्च का उद्देश्य प्रौद्योगिकी और तकनीकी का विकास करना होता है। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है कि मूलभूत शोध का उद्देश्य वैज्ञानिक ज्ञान और भविष्यवाणियों का विकास करना होता है, इसी कारण जो मूलभूत शोध की उपयोगिता है वो सार्वभौमिक हो जाती है। अब हम देख लेते हैं गुणात्मक और मात्रात्मक शोध के मध्य क्या अंतर है। तो गुणात्मक शोध में जो टेक्स्ट है, गुणात्मक शोध में टेक्स्ट में प्रदर्शित किया जाता है जो डेटा है, और जबकि मात्रात्मक शोध में जो डेटा है वो संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सैंपल साइज़ की अगर बात करें तो अपेक्षाकृत छोटा होता है गुणात्मक शोध में, जबकि मात्रात्मक शोध में जो सैंपल साइज़ है अपेक्षाकृत बड़ा होता है। डेटा की व्याख्या की जा सकती है गुणात्मक शोध में, जबकि मात्रात्मक शोध में जो डेटा होता है उसका विश्लेषण करने के लिए गणितीय उपकरणों का उपयोग किया जाता है, या गणितीय उपकरणों द्वारा जो है डेटा का विश्लेषण किया जाता है। आपका जो क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी मात्रात्मक शोध है उसमें। और अंत में जो आपका गुणात्मक शोध है इसमें साक्षात्कार और खुली प्रश्नावली के माध्यम से डेटा एकत्रित किया जाता है, जिससे स्पष्ट उत्तर प्राप्त होने की संभावना बहुत कम होती है। जबकि अगर हम मात्रात्मक शोध की बात करें तो यहाँ पर बंद प्रश्नावली के माध्यम से डेटा एकत्रित किया जाता है। बंद प्रश्नावली और खुली प्रश्नावली के मध्य अंतर आप लोगों को स्पष्ट होगा। अगर स्पष्ट नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, बंद प्रश्नावली ऐसी प्रश्नावली होती है जिसमें जो प्रश्न के ऑप्शन होते हैं वो सीमित होते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दिन में आप कितनी बार चाय पीते हैं, 2 बार, 5 बार, 7 बार या 10 बार, यानी आपको अब यहीं से कोई उत्तर देना है। जबकि खुली प्रश्नावली में आप उत्तर को अपने हिसाब से देने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो गुणात्मक
मात्रात्मक जो शोध होता है उसमें बंद प्रश्नावली के माध्यम से डेटा एकत्रित किया जाता है, जबकि गुणात्मक शोध में साक्षात्कार और खुली प्रश्नावली के माध्यम से डेटा एकत्रित किया जाता है, जिसके कारण स्पष्ट उत्तर प्राप्त होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ये दोस्तों पार्ट 2 था, जिसमें कुछ फैक्ट्स को हमने शामिल किया। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।